हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आपको पढ़ना है चैप्टर 2 हिस्ट्री का। और जो फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों के सामने वो है कॉल मार्क्स 1818 से 1883। तो कॉल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। मार्क्स ने पहले बॉर्न विद्यालय में विधि की पढ़ाई की। देखिए यहाँ विधि का मतलब लॉ होता है ना। तो लॉ की पढ़ाई की, लेकिन 1836 ईस्वी में बर्लिन विद्यालय चले गए। तो 1836 में कार्ल मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ हेगेल के दर्शन से गहराई से प्रभावित हुए। तो हेगेल वो व्यक्ति हैं जो कि बर्लिन में कार्ल मार्क्स इनसे मिलते हैं, और इनके विचार से, हेगेल के विचार से कार्ल मार्क्स काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के मित्र जैनी से विवाह किया और मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के राजनीतिक सामाजिक विचारों का गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने अपने बचपन के मित्र जैनी से विवाह किया और मॉन्टेग्यू तथा रूसो के राजनीतिक सामाजिक विचारों का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया था, क्योंकि वे उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो ये भी एक कारण रहा है जो उन्होंने इस विषय में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया, उनके बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में जाना, उनके जो राजनीतिक और सामाजिक विचार थे उनके बारे में उन्होंने बहुत ही गहराई से स्टडी किया, अध्ययन किया। 1844 ईस्वी में पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगलेस से हुई, जो जीवन भर का साथी बना। तो एक फ्रेडरिक एंगलेस है जिनसे मार्क्स की मुलाकात होती है 1844 ईस्वी में, और वो जगह था पेरिस, जो इनके काफ़ी गहरी मित्र हुए, और इनकी मित्रता जो है वो जीवन भर चली। एंगल्स के प्रभाव से मार्क्स ने मजदूर वर्ग के कष्टों और कार्यों स्थितियों पर गहन चिंतन शुरू किया। 1848 में दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो साम्यवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो आप देख रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स है और मार्क्स हैं। इन दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक साम्यवाद का मूल दस्तावेज कहा जाता है, जिसमें मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। तो 1848 में मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एक साम्यवादी घोषणा पत्र जो है वो प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार, थॉट्स पे काफ़ी स्पष्ट रूप से जो है अपने वक्तव्य को रखा है, अपने विचारों को रखा है। मार्क्स उन दुर्लभ चिंतकों में से एक हैं जिन्होंने विश्व इतिहास की धारा को गहराई से प्रभावित किया। 1867 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल अर्थात पूंजी नामक कृति लिखी, जिससे साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल एक बुक का नाम है जिसे 1867 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और मार्क्स ने इसे लिखा था। और ये जो दास कैपिटल नामक जो बुक है ना, वो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आप लोगों का आ सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी को लंदन में हुई। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको एक जानकारी देते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं जो बिहार बोर्ड आपका जो बुक का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है
उससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलत हैं। और कभी भी बिहार बोर्ड आपके चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछती, वो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछती है ना? तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं जो कि जो भी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है उसको याद नहीं करना है, याद उसको भी करना है। लेकिन अगर आप सच में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक चैप्टर को और उसके पॉइंट को बहुत ही डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पूरे चैप्टर को विस्तृत रूप से नहीं जानेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है ना? तो जो भी नोट्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी अध्ययन के बाद मैंने इस नोट्स को बनाया है। तो आप लोग इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए। और वैसे तो मैं बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ जिससे आप लोगों को ये कहानी एकदम एक बार में ही समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको थोड़ी-सी परेशानी हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। वैसे हमें नहीं लगता आपको वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, तो एक बार ही में ही आपको प्रत्येक चीज़ें याद हो जाएगी। और आप नोट्स तो निश्चित रूप से बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए हुए आप आंसरों को सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं। वैसे मैं इस चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को मैं एक-एक करके आपको बना के दिखाऊँगा। तो अ, फिलहाल अभी मार्क्स के सिद्धांत पे हम लोग वापस आते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। मार्क्स के सिद्धांत। मार्क्स का जो पहला सिद्धांत है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ होता है, संसार में परिवर्तन विचारों से नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं के आंतरिक विरोधों के कारण होता है। मार्क्स का जो दूसरा सिद्धांत है, वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसका मतलब होता है, समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा था। बुर्जुआ। अब देखिए, बुर्जुआ जो बोला जाता है ना, इसको बोलते हैं पूंजीपति लोगों को। तो जो धनी मनी सेठ थे, जो पैसे वाले लोग थे, है ना, उन्हें बुर्जुआ कहा जाता था। और दूसरा है सर्वहारा। तो सर्वहारा का मतलब यहाँ पे होता है मजदूर, और बुर्जुआ का मतलब यहाँ पे होता है पूंजीपति लोग। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। यह माना जाता है कि समाज राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का ढांचा है और भौतिक उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। अब यहाँ एक चीज़ जो है वो गौर करने वाली बात है, जो भौतिक उत्पादन प्रणाली, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था से, है ना? और जो चौथा जो सिद्धांत है वो है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। अतिरिक्त मूल्य वह हिस्सा है जो मजदूर बनाता है लेकिन पूंजीपति उसे हड़प लेते हैं। यहाँ पे उसी जो लिखा है ना, ये रॉन्ग है। आप लोग नोट्स में इसको नहीं लिखिएगा। और जो को लिखा है ना, वो भी मिस्टेक से टाइप हुआ है। आप यहाँ पे का लिख दीजिएगा, है ना? आप जब अपने नोट्स में इस चीज़ों को बनाइएगा तो उसमें आप इन छोटी-छोटी मिस्टेक को सुधार के लिख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा टाइपिंग करना पड़ता है, तो 1-2 मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है। पाँचवाँ जो है, वो है राज्य विहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। एक ऐसा समाज जिसमें भेदभाव न हो, इसलिए राज्य का कोई काम नहीं रहेगा। तो ये थे मार्क्स के सिद्धांत। तो जो मार्क्स के सिद्धांत थे वो 5 सिद्धांत थे। और एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। मार्क्स के 5 सिद्धांत थे और वो थे
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, और चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा था राज्यहीन व वर्गहीन समाज का सिद्धांत। तो एग्जाम में ये पॉइंट जो है वो अक्सर बोर्ड पूछता है, तो आपको इसको ठीक से याद कर लेना है। और अगर हम कॉल मार्क्स के तस्वीर को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉल मार्क्स के अलग अलग समय की तस्वीर बनी हुई है, और आप कॉल मार्क्स को देख सकते हैं यहाँ पे। और अब नोट्स अगर आप लोगों को बनाना है वन लाइनर के लिए, तो हमने उसके लिए अलग से जो है यहाँ पे पॉइंट सब लिख रखा है, और इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। वे यहूदी परिवार से थे। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। अगर कार्ल मार्क्स की शिक्षा और बौद्धिक विकास की बात करें तो मार्क्स ने बर्न विश्वविद्यालय में विधि अर्थात लॉ की पढ़ाई शुरू की। 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां वे जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। अगर इनकी विवाह की बात करें तो 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त जैनी वॉन वेस्टफेनल से शादी की। और एंगल्स से मित्रता की अगर हम बात करें तो 1844 में पेरिस में उनकी मुलाकात एक फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। यह मित्रता जीवन भर चली। एंगल्स के प्रभाव से मार्क्स ने श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। अगर प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो यहाँ पे है 1848 में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। जो समाजवादी घोषणा पत्र है इसे आधुनिक समाज का आधार माना जाता है। 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी। इसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। अगर इनके विचार और योगदान की अगर बात की जाए तो मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट किया। उन्होंने श्रमिक वर्ग के शोषण को उजागर किया। वे समाजवाद और साम्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके विचारों ने विश्व के इतिहास और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। अगर हम इन तमाम बातों के निष्कर्ष पे पहुंचे तो हम पाएंगे कार्ल मार्क्स विश्व के महान चिंतकों में से एक थे। उनकी रचनाएं और विचार आज भी समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत, उसको भी एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यहाँ को लिखा है, आप इसको काट के यहाँ पे का लिख लीजिएगा, का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। अब जो अगला पॉइंट हम लोगों के सामने है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है, समाज में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये शब्द क्यों बना, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारियां हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है, क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का एक प्रमुख सिद्धांत है जो इतिहास को आर्थिक कारकों और वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है
उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल्य अर्थ आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आने वाला है। अब यहाँ पे एक बात जो देखने वाली है वो है उत्पादन क्या है। तो उत्पादन की बात करें अगर, तो वह आर्थिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल, श्रम पूंजी और तकनीक का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उत्पादन कहलाता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है और उन 6 ऐतिहासिक चरणों को हम लोग बारी-बारी से देखते हैं, इसके विषय में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक चरण है, वो है आदिम साम्यवादी युग। दूसरा है दासता का युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पाँचवाँ है समाजवादी युग और छठा जो है वो है साम्यवादी युग। अब इन 6 युगों के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस 6 युग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो चलिए, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो आदिम साम्यवादी युग क्या है? यह सबसे पहले चरण था जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। कोई निजी संपत्ति या वर्ग विभाजन नहीं था। दूसरा है दासता का युग। निजी संपत्ति के उदय के साथ समाज स्वामी और दास के वर्गों में विभाजन हो गया। तीसरा सामंती युग। इसमें भूमि के स्वामित्व के आधार पर सामंत और किसान वर्ग मुख्य थे। जो चौथा युग है वो है पूंजीवादी युग। औद्योगिक उत्पादन के साधनों पर बुर्जुआ अर्थात संपत्ति का स्वामित्व होता है, जो सर्वहारा अर्थात मजदूर का शोषण करता है। बुर्जुआ मतलब आप लोग को हम पहले ही बता दिए थे, पूंजीपति वर्ग होता है। जो पांचवा है वो है समाजवादी युग। पूंजीवादी के बाद क्रांति के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होती है, जहां उत्पादन के साधन समाज के स्वामित्व में होते हैं। जो छठा पॉइंट है वो है साम्यवादी युग। साम्यवादी युग वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज है, जहां सभी को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन मिलते हैं। तो इस तरह हमने मार्क्स के 6 युगों के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो अगला पॉइंट है वो है मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय 1864। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। अगर हम प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना और नेतृत्व की बात करें, तो यहाँ हम देखते हैं इसकी जो स्थापना हुई है वो 28 सितंबर 1864 को लंदन में हुई थी। जो इसका नेतृत्व था, इस संघ की स्थापना और इसके विचारों को दिशा देने का मुख्य श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। इसका जो महत्व है वो है, ये दुनिया भर के श्रमिक संगठनों को एक मंच पर लाने का पहला प्रयास था। तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, इसका मुख्य कार्य था श्रमिक संगठनों को एक मंच पे लाने का काम करना। अब इसका जो अगला पॉइंट्स है वो है मार्क्स का उद्घाटन, भाषण और मुख्य विचार। मार्क्स ने इस अवसर पर मजदूरों के सामने कुछ क्रांतिकारी विचार रखे, जैसे स्वयं की मुक्ति। मार्क्स ने जोर दिया कि मजदूरों की मुक्ति किसी दया या दान से नहीं, बल्कि स्वयं उनके संघर्ष और प्रयत्नों से ही संभव है। यहाँ जो दूसरा पॉइंट है वो है निजी स्वामित्व का विरोध। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उत्पादन के साधनों जैसे
फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन पर व्यक्तिगत अर्थात निजी स्वामित्व रहेगा, तब तक विज्ञान या तकनीक में सुधार से मजदूरों का लाभ नहीं होगा। सारा लाभ पूंजीपति की जेब में ही जाएगा। जो अंतिम लक्ष्य था वो था मार्क्स के अनुसार मजदूरों का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का पूर्ण विनाश होना चाहिए। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है संघ का ऐतिहासिक नारा। इस सम्मेलन में बहुत ही प्रभावशाली नारा दिया गया जो आज भी संगठन और अनुशासन का आधार माना जाता है। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। बड़ा सुंदर और प्यारा सा नारा है और आज भी यह नारा अपने यथार्थ पे एकदम सटीक बैठता है। जो चौथा पॉइंट है वो है संघ का प्रभाव। इसने दुनिया भर के मजदूरों में यह चेतना जगाई कि उनकी समस्याएं वैश्विक है और उनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में है। इसने भविष्य की साम्यवादी क्रांतियां जैसे रूसी क्रांति के लिए वैचारिक जमीन तैयार की। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889। यह संघ मार्क्सवादी समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता और मजदूर वर्ग की वैश्विक एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण था। अगर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना और विस्तार की बात करें तो 14 जुलाई 1889 को पेरिस अर्थात फ्रांस में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। अगर इसकी प्रतिनिधि की बात करें तो इसमें दुनिया के 20 अलग अलग देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका जो उद्देश्य था वो था विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक साझा मंच पर लाना और उन्हें एक सूत्र में पिरोना। ऐतिहासिक निर्णय की अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में दो ऐसे निर्णय लिए गए जिन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल दिया। और जो पहला निर्णय था वो था 1 मई अर्थात मजदूर दिवस। देखिए यहाँ से भी एक पॉइंट वन लाइनर एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। वो है जो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखना है। 1 मई मजदूर दिवस यह तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्य के घंटे। मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की कानूनी मांग रखी गई। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 से पहले की बात करें तो मजदूरों के लिए जो टाइम था, जो काम करने का जो घंटा था वो फिक्स नहीं था समय। और जो पूंजीपति वर्ग थे वे अपने अकॉर्डिंग और अपने काम के अकॉर्डिंग मजदूरों से काम लेते थे। काम 12 घंटा भी हो सकता था, कभी कभी 14 घंटा भी काम हो सकता था। ये पूंजीपति वर्ग पे निर्भर करता था जो वो मजदूरों से कितना घंटा काम करवाएंगे। लेकिन जब से द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई तब से यह तय कर दिया गया कि मजदूर जो हैं उनको दिन में 8 घंटे ही कार्य करने पड़ेंगे। और ये मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो गई यहाँ पे। इसकी सचिवालय की बात करें तो संघ का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ब्रसेल्स अर्थात बेल्जियम में स्थापित किया गया। अब किसी भी घटना का जो प्रभाव और परिणाम होता है तो इसके बारे में इसमें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। 1 मई 1890 इस दिन पहली बार पूरे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल और प्रदर्शन किया। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ 1 मई 1890 को निकल के सामने आई, क्योंकि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका की बात हो रही है। लाखों मजदूरों का एक साथ हड़ताल पे जाना कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। वैश्विक मान्यता। तब से आज तक मतलब एट ए प्रेजेंट टाइम
1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई। श्रमिकों में आशा। इस संघ ने मजदूरों को यह विश्वास दिलाया कि इतिहास उनकी तरफ है और भविष्य में एक ऐसे संसार बनेगा जो शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होगा। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें, इसकी परिणाम की बात करें, जो इसका रिजल्ट निकल के सामने आया, वो ये था, जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ ने समाजवाद को एक बौद्धिक विचार से निकालकर एक वैश्विक राजनीतिक शक्ति बना दिया। इसने साबित कर दिया कि मजदूर वर्ग अब संगठित हैं और अपने अधिकारों के लिए दुनिया भर में एक साथ लड़ सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना की बात करें तो हम देखेंगे, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय, जो इसकी तिथि है वो है 1864 और इसकी है 1889। जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय का जो केंद्र है वो था लंदन में और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का केंद्र जो है वो है पेरिस में। और इसका जो प्रमुख नारा या प्रतीक था, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय का जो प्रतीक या नारा था वो था अधिकार और कर्तव्य, और दूसरा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का था 1 मई अर्थात मजदूर दिवस। यहाँ पे जो मुख्य मांग में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय में जो सामने निकल के आई वो था पूंजीवाद का पूर्ण विनाश, और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय में जो मुख्य मांगे निकल के सामने आई वो थी 8 घंटे काम और वैश्विक एकजुटता। जो इसका नेतृत्व था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय का वो सीधे कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, और जो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का जो नेतृत्व था वो था मार्क्सवादी अनुयायियों और दलों के द्वारा किया गया था। तो देखिए, ये आप लोगों से जो है ना इस डायग्राम से अ, एक शॉर्ट्स या लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछ दे, लेकिन शॉर्ट्स में तो जरूर ही पूछेगा 2 से 3 नंबर में, है ना? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस डायग्राम को ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति, जिसे रूस की क्रांति कहते हैं, इस पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, इसके परिचय के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, तो 7 नवंबर 1917 रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर, स्थान जो इसका था वो था रूस, और मुख्य केंद्र था पेट्रोग्राद। इसका जो प्रमुख दल था वो था बोल्शेविक, मतलब बहुमत वाला क्रांतिकारी दल, और जो इसके नायक थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। क्रांति की प्रमुख कारण, अब जो इसके क्रांति था और इसका जो प्रमुख कारण था वो ये था, जो जार की निरंकुशता, जो यहाँ पे जो इसका मुख्य कारण जो निकल के आता है वो है जार की निरंकुशता, किसानों और मजदूरों का शोषण और खूनी रविवार। अगर हम जार की निरंकुशता की बात करें, तो रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय एक जिद्दी और अयोग्य तानाशाह था। वह जनता की समस्याओं से बेखबर अपनी विलासिता में रहता था। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी राजा अपनी जनता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, तो वैसा राजा हमेशा राज्य का सर्वनाश ही करता है। जो दूसरा पॉइंट है इसका ख नंबर, वो है किसानों और मजदूरों का शोषण। रूस में सर्वहारा वर्ग का मतलब है मजदूर, किसान, गरीब की हालत बहुत खराब थी। किसानों के पास जमीन नहीं थी और मजदूरों को 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। जो ग नंबर पॉइंट है वो है खूनी रविवार 9 जनवरी 1905। देखिए, इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको ठीक से इस पॉइंट को थोड़ा सा याद करके जाना है डीपली में। अगर हम खूनी रविवार की बात करें, जब भूखी जनता रोटी मांगने जार के महल गई तो उन पर गोलियां चलाई गई।
इसने जार के प्रति जनता के मन में नफरत भर दी। और इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जो किस तरह निर्दोष जनता पे जो जार का सैनिक था उसने गोलियां चलाई और निर्दोषों को जो है मौत के घाट उतार दिया। ये इतिहास के पन्नों में बहुत ही दर्दनाक घटना थी और आज तक इस घटना की निंदा की जाती है। जो इसका घ नंबर पॉइंट है वो है प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। युद्ध में रूस के लाखों सैनिक मारे गए, देश में अकाल पड़ गया और हथियारों की कमी हो गई। जनता ने इसका जिम्मेवार जार को माना। जो इसका तीसरा पॉइंट है वह क्रांति का घटनाक्रम। परीक्षा में घटनाक्रम को इस तरह से दर्शाया जाए। फरवरी 1917 पेट्रोग्राद में रोटी के लिए दंगे हुए, सेना ने विद्रोह कर दिया और जार ने गद्दी छोड़ी। अस्थायी सरकार की अगर बात करें तो केरेंस्की ने नेतृत्व में सरकार बनी। तो केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी लेकिन उसने युद्ध जारी रखा जिससे जनता नाराज थी क्योंकि जनता युद्ध चाहती ही नहीं थी। लेनिन की अप्रैल थीसिस। लेनिन रूस लौटे और 3 मांगे रखे: युद्ध का अंत, जमीन किसानों को और बैंकों का सरकारीकरण। 7 नवंबर 1917 बोल्शेविकों ने सरकारी इमारतों, बैंक और डाकघरों पर कब्जा कर लिया। लेनिन की सरकार बनी। और हम यहाँ पे लेनिन को देख सकते हैं जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम इस पूरे घटना को समझने का प्रयास करते हैं। क्रांति के परिणाम देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग इस डायग्राम को ठीक से याद कर लीजिएगा। राजनीति, राजशाही का अंत और सोवियत संघ का निर्माण। तो सोवियत संघ यूएसएसआर का निर्माण। आर्थिक की अगर बात करें तो जिम्मेदारों की जमीन छीनकर जो जमींदार थे उनकी जमीनों को छीनकर किसानों में बांटी गई। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सामाजिक की बात करें तो वर्ग भेद खत्म हुआ, मजदूरों और आम जनता का सम्मान बढ़ा। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो रूस विश्व युद्ध से हट गया, दुनिया भर में साम्यवाद का प्रसार हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्रांति की जो परिणाम जो निकल के सामने आए। और इसका जो 5वां पॉइंट है ये है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। सर्वहारा वर्ग क्या होता है? तो समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और गरीब लोग शामिल हैं। अगर हम बोल्शेविक की बात करें तो वह दल जो पूर्ण क्रांति और समाजवाद में विश्वास रखता था। सोवियत की अगर हम बात करें तो मजदूरों, सैनिकों और किसानों की चुनी हुई अस्थायी परिषद। अगर परीक्षा के लिए विशेष अगर हम सुझाव दें तो आपको हमेशा कॉपी पे साफ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे में पॉइंट्स के बीच में एक लाइन छोड़े और मुख्य शब्दों को बोल्ड अंडरलाइन करें। जैसे अगर आपको लग रहा है जो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है तो इसको क्या करें, अंडरलाइन कर दें। इससे जो आपका जो कॉपी चेक करेगा उसकी जो पहली नज़र जो जाएगी आपके अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स पे जाएगी और वो समझ जाएगा। जो बच्चों को इस विषय में काफ़ी नॉलेज है और वो आपको ठीक ठाक क्या अच्छा ही नंबर देगा। अगर इसकी तुलना की बात करें, यदि संभव हो तो फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच अंतर का एक छोटा सा बॉक्स भी बना ले, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बनता भी अगर पूछता भी है तो आप उसको आसानी से लिख सकें। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंत में लिखे, इस क्रांति ने दुनिया को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में समाजवाद का रास्ता दिखाया। और
आज के चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल जो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो आज जो भी आपने पढ़ा है, कल हम आपको बताएँगे जो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है चैप्टर के अंदर से बनता है, और वो हम आप लोगों को कल इसके विषय में डिटेल में जानकारी देंगे। हम क्वेश्चन बना के भी आपको दिखाएँगे और उसका आंसर भी देंगे।